नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे। जैसा कि कल मैंने हिस्ट्री के थर्ड चैप्टर हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन का सेकेंड लेक्चर दिया था। आज उसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे लेक्चर 3 के माध्यम से और अपनी तैयारी को थोड़ा बेहतर करेंगे। चलिए, तो हम कल के क्लास में पढ़े थे कि किस प्रकार इंडो चाइना एरिया में राष्ट्रवादी आंदोलन का प्रभाव जमने लगता है और किस प्रकार इंडो चाइना एरिया में फ्रांस की एंट्री होती है। कई विदेशी कंपनियां आती है इंडो चाइना में और व्यापार करना शुरू करती है। उसी प्रकार 20वीं शताब्दी के अंत में 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही पूरे हिंद चीन क्षेत्रों को जो है ना, पूरा हिंद चीन क्षेत्र फ्रांस के अधीन में हो जाता है। तो आज हम इसी चैप्टर को आगे बढ़ाने आए हैं। आज हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार वियतनाम के क्षेत्रों में विदेशी कंपनियां आती है, किस प्रकार वियतनाम के क्षेत्रों में राष्ट्रवादी आंदोलन का उजागर होता है और राष्ट्रवादी आंदोलन में कई बड़े बड़े नेता आते हैं। जैसे में हो ची मिंह पढ़ेंगे, क्वांग डेंग के बारे में पढ़ेंगे, बाओ दाई के बारे में पढ़ेंगे और किस प्रकार जो है ना वियतनाम को स्वतंत्रता दिलाने के लिए एक बड़े स्तर पे राष्ट्रवादी आंदोलन जो है ना शुरू करता है हो ची मिंह। तो हम शुरू करते हैं। तो वियतनाम की अगर बात किया जाए तो हिंद चीन क्षेत्र के सबसे बड़ा देश कौन है? वियतनाम है। यहाँ पे अगर थोड़ा मैप अगर लेते हैं हम, यहाँ पे अगर थोड़ा मैप लिया जाए ये मैप है। ये मैप है। ये क्या है? ये वियतनाम है। ये वियतनाम है। ये जो है ना भैया, ये लाओस है। ये लाओस है और ये क्या है? कंबोडिया है। ये क्या है? कंबोडिया है। अब यहाँ पे समझेंगे कि पहले वियतनाम में जो है ना राष्ट्रवादी आंदोलन शुरू होगा। कौन करेगा भैया? तो हो ची मिंह आएगा। इन्होंने वियतनाम में राष्ट्रवादी आंदोलन शुरू करता है और यहाँ फ्रांसीसी प्रतिनिधित्व को, फ्रांसीसी सेनाओं को, फ्रांसीसी जो है ना शासन को जो है ना, फ्रांसीसी शासन व्यवस्था को जड़ से उखाड़ने का प्रयास करता है। उसी में से एक व्यक्ति का नाम है हो ची मिंह। क्या नाम है? हो ची मिंह नाम है। हो ची मिंह नाम है। अब देखेंगे जो हो ची मिंह है 1946 का इसका चित्र है, सेम टू सेम। कितना स्मार्ट लग रहा है। इनका दाढ़ी अगर देखा जाए तो बहुत ही स्मार्ट है। हो ची मिंह का जन्म फ्रांसीसी इंडो चाइना के नग्घे आन प्रांत में, नग्घे अंत प्रांत में, मतलब इनका जो जन्म है यह नग्घे अंत प्रांत में हुआ था। अंत प्रांत में हुआ था और किसके इलाके में? फ्रांसीसी इंडो चाइना, मतलब वैसा क्षेत्र जहां फ्रांस का अधीन है इंडो चाइना एरिया में। और उन्हें फ्रांसीसी शिक्षा प्राप्त की थी। 1911 में इन्होंने विदेश में विभिन्न देशों में काम किया है। इन्होंने फ्रांस के अलावा कई देशों में गया है, जैसे रूस में गया है, पेरिस में गया है। कई देशों में जो है ना इन्होंने अपना काम किया है, अपना अनुभव जो है ना प्राप्त किया है। और 1920 में पेरिस में फ्रांसीसी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्य थे। 1920 में 1920 में फ्रांस के पेरिस में फ्रांसीसी कम्युनिस्ट लिखा हुआ है। फ्रांसीसी कम्युनिस्ट पार्टी के क्या थे? संस्थापक थे। मतलब फ्रांस में जो कम्युनिस्ट पार्टी बना था उसी पार्टी को बनाने के लिए, उसी पार्टी का बनाने में इनका बड़ा योगदान रहा और वह संस्थापक भी थे इन्होंने। इसके बाद अगर देखा जाए, मास्को में, जब फ्रांस के बाद आता है कहाँ?
यह जो रसिया में आएगा और रूस में आएगा। रूस की राजधानी मॉस्को में जो है ना साम्यवादी शासन से प्रभावित होकर जो है ना वियतनाम के क्षेत्रों में जाता है और वहां साम्यवादी शासन लगाने का प्रयोग भी करता है हो ची मिन्ह। 1925 में वियतनामी क्रांतिकारी युवा संघ का स्थापना करता है। तो क्वेश्चन पूछेगा वियतनामी वियतनामी क्रांतिकारी वियतनामी वियतनामी क्रांतिकारी वियतनामी क्रांतिकारी युवा संघ का स्थापना करता है। युवा संघ का स्थापना करता है, कब करता है? 1925 में। मतलब वियतनाम में युवा का समर्थन पाने के लिए, युवा को राष्ट्रवादी आंदोलन में लाने के लिए, युवा को राष्ट्रीय आंदोलन में जागरूक करने के लिए इन्होंने वियतनाम में एक दल स्थापना करता है। इस दल का नाम है वियतनामी क्रांतिकारी युवा संघ। मतलब इसमें युवाओं का संघ है और यह संघ मिलकर किससे लड़ेगा? फ्रांस से लड़ेगा और फ्रांस को क्या करेगा? वियतनाम से मुक्त करवाएगा। आगे अगर देखा जाए स्थापना की इन्होंने 1930 में इंडो चीन कम्युनिस्ट पार्टी में बदल दिया। मतलब जो फ्रांसीसी कम्युनिस्ट पार्टी था उस पार्टी को किसमें बदल दिया गया? मतलब इंडो चीन कम्युनिस्ट पार्टी में कम्युनिस्ट पार्टी में बदल दिया। कौन बदल दिया? तो कौन कब बदल दिया है? 1930 में बदल दिया गया। कौन बदल दिया गया? हो ची मिन्ह बदल दिया गया। इसके बाद 1941 में वियतनाम लौट पर, मतलब 1941 में इन क्षेत्रों में आता है, वियतनाम क्षेत्रों में आता है और इन क्षेत्रों में जो है ना एक पर एक बड़े बड़े राष्ट्रवादी आंदोलन को उभारने के लिए जो है ना बड़े स्तर पे संगठन का स्थापना करता है। इसके बाद 1941 में वियतनाम लौटे इन्होंने जापान के विरुद्ध, अब जापान का भी एंट्री होगा भैया फ्रांस में, यहाँ वियतनाम के क्षेत्रों में जापान आएगा। जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होगा तो द्वितीय विश्व युद्ध शुरू में क्या होता है कि रसिया जो है ना, रसिया जर्मनी से हार जाता, फ्रांस जो है ना, फ्रांस जर्मनी से हार जाता है। तो यहाँ जो है ना वियतनाम का स्वतंत्र होने का रास्ता साफ हो जाता है। जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होता है तो जर्मनी जो है ना, जर्मनी फ्रांस को हरा देता है और फ्रांस जो है यहाँ से धीरे धीरे पलायन करने लगता है। और जब पलायन करेगा तो यहाँ फ्रांस के बदला में जापान आ जाएगा और यहाँ धीरे धीरे जापान अपना अस्तित्व जमाने लगेगा। जापान इंडो चाइना एरिया पे आक्रमण कर देगा और यहाँ के क्षेत्रों को कब्जा कर लेगा। इसके बाद देखा जाए इन्होंने जापानियों के विरुद्ध वियत मिन्ह स्वतंत्रता आंदोलन की स्थापना किया। मतलब वियत मिन्ह स्वतंत्रता आंदोलन की स्थापना किसके लिए? जापानियों से लड़ाई करने के लिए, जापानियों को इंडो चाइना एरिया से हटाने के लिए नेतृत्व किया। 1945 में राजशाही के विरुद्ध अगस्त क्रांति का नेतृत्व किया और राजशाही को खत्म करने के लिए कौन सी क्रांति लेकर आता है? अगस्त क्रांति लेकर आता है। कौन लेकर आता है? हो ची मिन्ह लेकर आता है। वियतनाम जो है ना लोकतांत्रिक गणराज्य की घोषणा की। फ्रांस में सत्ता लौटने के बाद हो की सरकार ग्रामीण इलाका में चली गई। मतलब हो ची मिन्ह की जो सरकार है वो किन क्षेत्रों में चला जाता है? ग्रामीण इलाका में, जैसे अन्नाम के क्षेत्रों में, तोंगकिन के क्षेत्रों में चला जाता है इनकी सरकार। आगे अगर देखा जाए तो 1953 में 1956 के बीच में हो के नेतृत्व में भूमि सुधार अधिनियम लाता है। मतलब इन क्षेत्रों में जो भूमि पे जो कब्जा करके बैठा है जापानी और फ्रांसीसी, इसको मुक्त कराने के लिए हो ची मिन्ह ने भूमि सुधार अधिनियम लेकर आता है। कब लेकर आता है? 1956 में। 1956 में लेकर आता है। इसके बाद देखा जाए तो क्रियान्वयन देखा गया। इसके फ्रांसी और राजनीतिक शुद्धिकरण शामिल थे। इसके बाद देखा जाए वियत मिन्ह ने हो ची मिन्ह ने 1954 में दीन बियेन फू की लड़ाई में, कभी कहिएगा, दीन बियेन फू की लड़ाई में फ्रांसीसी को हराया, जिसमें पहला इंडो चाइना क्षेत्र युद्ध समाप्त हो गया। तो क्वेश्चन पूछेगा दीन बियेन फू की लड़ाई, दीन बियेन फू की लड़ाई कब होता है? तो कहिएगा 1954 में। कब होता है? 1954 में। और इसमें देखेंगे हनोई समझौता पढ़ेंगे, शिमला ये हनोई समझौता पढ़ेंगे, बहुत सारा समझौता इसमें पढ़ने वाले हैं। फ्रांसीसी को हराया जिसमें पहला इंडो चाइना युद्ध समाप्त हो गया। और 1954 में जिनेवा सम्मेलन क्वेश्चन पूछेगा कि जिनेवा सम्मेलन कब होता है? क्वेश्चन पूछता है जिनेवा सम्मेलन कब होता है? तो कहिएगा 1954 में।
1954 में जिनेवा सम्मेलन होता है। 1954 में क्या होता है? जिनेवा सम्मेलन होता है। वियतनाम के दो अलग अलग राज्यों में विभाजित किया गया था, जिसमें वियतमिंह उत्तरी वियतनाम के नियंत्रण में था। मतलब वियतमिंह जो था, सुनिए यहाँ पे, वियतमिंह जो था, ये वियतमिंह उत्तरी वियतनाम के नियंत्रण में था। अब यहाँ जो है ना, इस वियतनाम को भी दो भागों में बांट दिया जाता है। एक इस वाले भाग को उत्तरी वियतनाम कहेंगे, और इस वाले भाग को क्या कहेंगे? दक्षिणी वियतनाम कहेंगे। दक्षिणी वियतनाम कहेंगे। तो यहाँ पर वियतनाम का भी विभाजन हो जाता है, और 1955 के आसपास वियतनाम का भी क्या होता है? एकीकरण कर दिया जाता है। उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण करके एक वियतनाम बनाया जाता है। कि संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा समर्थित कम्युनिस्ट विरोधी दक्षिण वियतनाम के नियंत्रण में था। अब समझिए, जो दक्षिण वियतनाम था, ये अमेरिका के अधीन में था। किसके अधीन में? अमेरिका के अधीन में था। अमेरिका के अधीन में था। तो क्वेश्चन पूछेगा, दक्षिणी वियतनाम किसको समर्थन करता था? तो अमेरिका का। उसी प्रकार आगे देखेंगे, और 1955 में शुरू हुआ वियतनाम युद्ध के दौरान हो राष्ट्रपति और पार्टी नेता रहे। इसके बाद अगर देखा, इन्होंने दक्षिण में वियतकांग विरोध का समर्थन किया, और 1969 में अपनी मृत्यु तक हो ची मिन्ह ट्रेल पर सैनिकों और रसद के परिवहन को देख रेख की। 1975 में उत्तरी वियतनाम की जीत हुई, और 1976 में देश का वियतनाम समाजवादी गणराज्य के रूप में एकीकरण हुआ, और दक्षिणी वियतनाम की पूर्व राजधानी था, ये था साइगोन था। कभी था? साइगोन था। इनकी जो राजधानी था, साइगोन था इसकी राजधानी। इसके बाद देखा जाए, जियादिनह का नाम जिनके समान में हो ची मिन्ह सिटी रखा गया था। तो ये हो ची मिन्ह का योगदान था। इसके बाद इसका प्रधानमंत्री फाम वान डोंग, मतलब इसका प्रधानमंत्री, हो ची मिन्ह का प्रधानमंत्री कौन था? फाम वान डोंग इसका प्रधानमंत्री था। उपाध्यक्ष गोइन होई थान, कौन था? गोइन होइन थान था। इन्होंने अनामी दल का स्थापना करता है। क्या करता है? अनामी दल का स्थापना किया था। एक ऐसा दल था, अनामी दल, जो आतंकवादी पार्टी से जुड़ा हुआ था। कौन पार्टी है? आतंकवादी पार्टी से जुड़ा हुआ था। कौन? हो ची मिन्ह जुड़ा हुआ था। 1925 में वियतनामी क्रांतिकारी दल का स्थापना, यहाँ लिखे भी हैं 1925 में वियतनामी क्रांतिकारी युवा संघ का स्थापना करता है। कौन? वियतनाम में राष्ट्रवादी आंदोलन को उजागर करने के लिए कौन? हो ची मिन्ह करता है। 1930 की अगर बात किया जाए, तो वियतनाम कांग सांग देंग का स्थापना 1930 में ही होता है। और 1920 की अगर बात किया जाए, तो यह पेरिस में, कहा? पेरिस में जो है ना पढ़ाई करने के लिए जाता है, और फिर 1920 के पास जो है ना 1920 के बाद जो है ना सीधे रूस के मॉस्को क्षेत्र में आता है, और साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित हो जाता है। इसके बाद अगर देखा जाए हिंद चीन के वियतनाम वाले क्षेत्रों में, कौन वाले क्षेत्रों में? वियतनाम वाले क्षेत्रों में अगर देखा जाए, वियतनाम वाले क्षेत्रों में कई बड़े बड़े जो है ना राष्ट्रवादी आंदोलन आता है। जैसे में वियतनाम में राष्ट्रवादी आंदोलन को उजागर करने के लिए फान बोई चाउ ने, कौन आता है? फान बोई चाउ, कभी कहिएगा, फान बोई चाउ ने एक पार्टी का गठन करता है। क्या करता है? एक पार्टी का गठन करता है। उस पार्टी का नाम है दुई तान होई। कथी नाम है? दुई तान होई। अब समझिए, दुई तान होई जो है, एक मिनट थोड़ा यहाँ पे, अब समझिए यहाँ पे, वियतनाम में राष्ट्रवादी आंदोलन को जगाने के लिए, वियतनाम में एक संगठन बनाने के लिए एक क्रांतिकारी दल का स्थापना होता है। इस दल का नाम है दुई तान होई। कथी नाम है? दुई तान होई। स्थापना कौन करता है? फान बोई चाउ। कौन करता है? फान बोई चाउ ने एक क्रांतिकारी दल का स्थापना करता है। इसका नाम है दुई तान होई। इसका नेता अगर देखा जाए, तो इसका नेता अगर सचिव की बात किया जाए, तो सचिव बना जाता है कुआंग देव। कथी कहिएगा? कुआंग देव को नेता बनाया जाता है। किसका नेता? दुई तान होई का सचिव बनाया जाता है। और इन्होंने
फान बोइचाउ ने एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक लिखता है, द हिस्ट्री ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम, लॉस ऑफ वियतनाम, वियतनाम। द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक कौन है? तो कहिएगा फान बोइचाउ है। कौन है? फान बोइचाउ। क्यों है? इन्होंने अपनी पुस्तक के माध्यम से लोगों को प्रभावित करना चाहता है कि किस प्रकार वियतनाम जो है ना खो चुका है फ्रांस के अधीन में, और फ्रांस जो है ना किस प्रकार वियतनाम पे शोषण करता है, किस प्रकार वियतनाम को अपने अधीन में रख लिया है और उपनिवेश बनाकर उस पर शासन करता है। प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ पे अगर देखा जाए, प्रशासनिक व्यवस्था, इसके बाद देखा जाए तो आर्थिक व्यवस्था के बाद अगर देखा जाए सामाजिक व्यवस्था, इन सभी व्यवस्था पे जो है ना, इन सभी व्यवस्था पे किसका अधिकार हो जाता है? फ्रांस का अधिकार हो जाता है। किसका अधिकार होता है? फ्रांस का अधिकार हो जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा वियतनाम में क्रांतिकारी दल का स्थापना करने के लिए कौन आता है? तो कहिएगा फान बोइचाउ। कौन आएगा? फान बोइचाउ आएगा। इसके बाद इन्होंने किस कथी का स्थापना करता है? एक पार्टी का स्थापना करता है। उस पार्टी का नाम है दुई तान होई। कथी नाम है? दुई तान होई है। इसका अध्यक्ष कौन बनता है? दुई तान होई का अध्यक्ष कौन बनता है? तो कहिएगा पुआंग देंग। कौन बनता है? पुआंग देंग। इन्होंने फान बोइचाउ ने पूरे वियतनाम को जो है ना प्रभावित करने के लिए, वियतनाम को दिखाने के लिए एक बड़ा पुस्तक लिखता है, द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम, द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम, लॉस ऑफ जो है ना ऑफ वियतनाम की रचना करता है। तो क्वेश्चन पूछेगा, एक क्वेश्चन पूछता है द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक कौन है? तो कहिएगा फान बोइचाउ है। कौन पार्टी का गठन करता है? तो दुई तान होई का। इसका नेता कौन बनता है? तो क्वांग डिंग बनता है। कितना इजी प्रश्न है। इसके बाद अगर देखा जाए तो हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहलाते थे? हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी जो है ना, फ्रांसीसी को क्लोन कहते थे। क्या कहते थे? क्लोन कहते थे। क्वेश्चन पूछता है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी लोग को क्या कहेंगे? क्लोन कहते थे। क्या कहते थे? क्लोन कहते थे। आगे अगर देखा जाए तो आगे है, अब पढ़ेंगे इन्होंने वियतनाम को स्वतंत्रता दिलाने के लिए जब जापान की एंट्री होती है वियतनाम में, तो उसी प्रकार अमेरिका का एंट्री हो जाता है। तो अमेरिका क्या करता है? उत्तरी वियतनाम को, कौन वियतनाम को? उत्तरी वियतनाम को जो है ना अपने नियंत्रण में कर लेता है। उत्तरी वियतनाम को समर्थन करता है और दक्षिणी वियतनाम में फ्रांस का और जापान का अधिकार रहता है। तो इन्होंने क्या करता है? हो ची मिन्ह ने एक रास्ता बनाता है जो है ना फ्रांसीसी से लड़ने के लिए, अमेरिका के सेनाओं से लड़ने के लिए, जापान के सेनाओं से लड़ने के लिए एक रास्ता बना। उस रास्ता का नाम है हो ची मिन्ह मार्ग। क्या नाम है? हो ची मिन्ह मार्ग। क्या है? बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है बिहार बोर्ड का। इसे हो ची मिन्ह मार्ग ट्रेल भी कहा जाता है। क्या कहता है? हो ची मिन्ह का इसे ट्रेल भी कहा जाता है। इसके बाद अगर देखा जाए वियतनाम युद्ध के दौरान उत्तरी वियतनाम द्वारा, कौन वियतनाम द्वारा? वियतनाम युद्ध होता है भैया, वियतनाम युद्ध होता है। और उसी दौरान उत्तरी वियतनाम द्वारा दक्षिणी वियतनाम में सैनिक और आपूर्ति को भेजने के लिए, मतलब वियतनाम जब युद्ध होता है वियतनामी और फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच, फ्रांसीसी और अमेरिका के बीच में, उसी बीच में क्या होता है? उत्तरी वियतनाम द्वारा, कौन वियतनाम? उत्तरी वियतनाम। मतलब मान लीजिए ये वियतनाम है, ये जो वियतनाम है, ई बी वाला वियतनाम है, ई और ई वाला वियतनाम, ये उत्तरी वियतनाम है, दक्षिणी वियतनाम है। तो कह रहा कि उत्तरी वियतनाम द्वारा दक्षिणी वियतनाम में सैनिकों को आपूर्ति के भेजने के लिए, मतलब यहाँ पे अमेरिका है, यहाँ पे क्या है? अमेरिका है, और यहाँ पे हो ची मिन्ह का सरकार है। तो यहाँ इस उत्तरी वियतनाम को या दक्षिणी वियतनाम से लड़ने, अमेरिका से लड़ने के लिए यहाँ से सैनिक जाता है अमेरिका, मतलब दक्षिणी वियतनाम में सैनिक और आपूर्ति को भेजने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक महत्वपूर्ण मार्ग था। यह मार्ग लाओस कंबोडिया से होकर, मतलब
क्वेश्चन पूछेगा कि होची मिन्ह मार्ग कहाँ से कहिएगा यह मार्ग लाओस कंबोडिया से होकर गुजरता था और अमेरिका और दक्षिणी वियतनाम सेना से बचने के लिए कर रहा है अमेरिका अमेरिका और दक्षिणी वियतनाम सेना से बचने के लिए इसे गुप्त रूप से बनाया गया था। मतलब एक ऐसा रास्ता बनाया गया था, जंगल को पहाड़ को काट काट कर इस रास्ता को निर्माण किया गया था। जैसा कि इस रास्ता को अगर देखा जाए, देखिए अब इसमें अगर थोड़ा रास्ता को अगर देखते हैं तो रास्ता यहाँ पे था, यही है देखिए, यही रास्ता है। मतलब ये जो रास्ता है यहाँ से यहाँ तक दिखाई दे रहे हैं बोर्ड पे आप, इस रास्ता को जो है ना, मतलब यह रास्ता पहाड़ को काट काट कर बनाया गया था, पहाड़ को काट काट कर बनाया गया था। लेकिन जब अमेरिका को ये रास्ता पता चलता है तो अमेरिका इस रास्ता को तोड़ देता है। मतलब तोड़ता है, फिर से क्या करता है, वियतनामी राष्ट्रवादी आंदोलन फिर से बना लेता है। मतलब अमेरिका इस रास्ता को बार बार तोड़ता है और वियतनामी क्रांतिकारी आंदोलन के लिए बार बार इसे बना लेता है। और यह जो रास्ता है, यह रास्ता लाओस कंबोडिया होते हुए उत्तरी वियतनाम तक जाता था, उत्तरी वियतनाम तक जाता था। क्यों जाता था? क्योंकि दक्षिणी वियतनाम में सेना और बारूद को पहुंचाना है। कह रहा है थोड़ी और देखिए, होची मिन्ह मार्ग जिसे होची मिन्ह ट्रेल भी कहा जाता है, यह उत्तरी वियतनाम के दौरान, मतलब वियतनाम युद्ध के दौरान उत्तरी वियतनाम द्वारा, कौन वियतनाम द्वारा? उत्तरी वियतनाम द्वारा दक्षिणी वियतनाम में सैनिक और आपूर्ति को भेजने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक महत्वपूर्ण मार्ग था। यह मार्ग लाओस कंबोडिया से होकर, मतलब अब यहाँ पे अगर देखा जाए, थोड़ा अगर मैप लेते हैं हम, इंडो चाइना का थोड़ा मैप लेते हैं और थोड़ा मैप देखा जाए, यही है मैप। अब ये जो मैप है देख रहे हैं, ये मैप जो है, चलिए थोड़ा इधर मैप को ले लेते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा देखिए मैप है, ये जो है देखिए, ये क्या है? उत्तरी वियतनाम है, ये क्या है? दक्षिणी वियतनाम है, ये क्या है? लाओस है, और इधर क्या है? कंबोडिया है। मतलब लाओस होते हुए, मतलब उत्तरी वियतनाम होते हुए लाओस, वियतनाम होते हुए दक्षिणी वियतनाम के, मतलब इस साइड से सेना प्रवेश करता था। इस साइड से अगर देखा जाए तो ई वाला जो पार्ट है, ई वाला जो पार्ट है, ई वाला जो पार्ट है, ये क्या है? उत्तरी वियतनाम है, और ये क्या है? दक्षिणी वियतनाम है। और यहाँ से उत्तरी वियतनाम से रास्ता शुरू होता था ऐसे, और लाओस होते हुए, कंबोडिया होते हुए दक्षिणी वियतनाम में प्रवेश कर जाता था। और उल्टा साइड से जाता था, उल्टा साइड से ऐसे होते हुए, लाओस होते हुए, कंबोडिया होते हुए, तब दक्षिणी वियतनाम में प्रवेश करता था। और प्रवेश करता था ताकि अमेरिका इधर बैठा था तो इसको पता ही नहीं चलता था कि भाई जंगल होते हुए एक पहाड़ का रास्ता इन्होंने बनाया है दक्षिणी वियतनाम में घुसने के लिए, अमेरिका से लड़ने के लिए। तो इसी रास्ता को हम क्या कहेंगे? होची मिन्ह मार्ग कहेंगे। मतलब यह मार्ग उत्तरी वियतनाम होते हुए, लाओस होते हुए, कंबोडिया होते हुए जो है ना दक्षिणी वियतनाम में प्रवेश करने के लिए रास्ता बनाया गया था। इसी मार्ग को, इसी रास्ता को हम होची मिन्ह मार्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? होची मिन्ह मार्ग कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? होची मिन्ह मार्ग कहते हैं। होची मिन्ह मार्ग कहते हैं, होची मिन्ह मार्ग कहते हैं। चलिए, अब कह रहा है, अरे यार ये कैसे आ गया यार।
अब देखिए करा होची मिन्ह मार्ग का उपयोग उत्तरी वियतनाम द्वारा, अब यहाँ पे देखिए उत्तरी अब यहाँ पे देखिए अब देखिए अब कह रहा है कि होची मिन्ह मार्ग होची मिन्ह जिसे होची मिन्ह ट्रेल भी कहा जाता है, जो वियतनाम वियतनामी युद्ध के दौरान उत्तरी वियतनाम द्वारा दक्षिणी वियतनाम में सैनिक और आपूर्ति को भेजने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक महत्वपूर्ण मार्ग था। उसे क्या कहते हैं? होची मिन्ह मार्ग कहते हैं। यह लाओस कंबोडिया से होकर गुजरता था और अमेरिका और दक्षिणी वियतनाम से सेना से बचने के लिए इसे गुप्त रूप से बनाया गया था। तो कौन बनाया था? कहिएगा होची मार्ग इसे गुप्त रूप से बनाया गया था। कौन बनाया था? होची मिन्ह के गुटवादी होची मिन्ह के संगठन के लोग बनाया था। लेकिन अमेरिका को जब पता चलता है कि मार्ग जो है ना सेना के लिए बनाया है, सेना भेजने के लिए दक्षिणी वियतनाम में प्रवेश कराने के लिए बनाया है, तो क्या करता है? अमेरिका इस रास्ता को बार बार तोड़ देता है। लेकिन राष्ट्रवादी नेता होची मिन्ह के राष्ट्रवादी नेता बार बार इसे बना लेता है, मरम्मत करवा लेता है। होची मिन्ह मार्ग का उपयोग उत्तरी वियतनाम द्वारा, कौन वियतनाम द्वारा? उत्तरी वियतनाम द्वारा 1959 से 1975 तक वियतनाम युद्ध के दौरान किया गया था। मतलब वियतनामी युद्ध किसके किसके बीच में होता है? मतलब उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच में होता है। उत्तरी वियतनाम के समर्थन में होची मिन्ह और दक्षिणी वियतनाम के समर्थन में अमेरिका रहता है और यह 1959 से लेकर 1975 तक चलता है। इसके बाद देखा जाए, यह हमारे वियतनाम में युद्ध के प्रयासों के लिए एक जीवन रेखा थी और इसने उत्तरी वियतनाम को दक्षिणी वियतनाम में जो है ना सैनिकों और हथियारों को तेजी से सुरक्षित रूप से स्थानांतरित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मतलब उत्तरी वियतनाम जो है ना, उत्तरी वियतनाम दक्षिणी वियतनाम में अपनी सेनाओं को, टैंक को, जो हथियार जो जो बड़े बड़े लड़ाकू विमान थे, हथियार थे, उसको जो है ना दक्षिणी वियतनाम में जो है ना पहुंचाने के लिए यह रास्ता बनाया गया था। इसके बाद यह मार्ग केवल एक सड़क नहीं थी, जब बल्कि सड़कों, पगडंडियों और नदियों का एक जटिल नेटवर्क था जो लाओस और कंबोडिया के दुर्गम क्षेत्रों से होकर गुजरता था। मतलब यह जो क्षेत्र था, यह जो मार्ग था, पहाड़ी इलाका से होकर गुजरता था, पहाड़ी इलाका से होकर गुजरता था। होची मिन्ह मार्ग का निर्माण जो है ना और रख रखाव एक चुनौती कार्य था, लेकिन उत्तरी वियतनाम सेना और नागरिक दोनों इसे युद्ध के अंत तक सक्रिय रखने के लिए अथक प्रयास करता रहा। बार बार इस रास्ता को अमेरिका तोड़ता है, लेकिन जो है ना यहाँ के उत्तरी वियतनाम के नेता, उत्तरी वियतनाम के आम पब्लिक इसे बार बार मरम्मत करता रहा है। इसके बाद अगर देखा जाए होची मिन्ह, आप देखिए होची मिन्ह के बारे में थोड़ा देखते हैं। होची मिन्ह का वियतनाम को आजादी, होची मिन्ह का वियतनाम में योगदान देखेंगे कि किस प्रकार वियतनाम को स्वतंत्रता दिलाने के लिए होची मिन्ह का क्या काम किया, इनका क्या योगदान रहा है, इनके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। होची मिन्ह वियतनाम को आजाद करने के लिए एक स्वतंत्र राष्ट्र रूप में स्थापित करने में बहुत बड़ा योगदान था। इन्होंने वियतनाम को फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन से मुक्त दिलाने में एक लंबा और सफल संघर्ष जारी किया। इन्होंने मतलब फ्रांस से जो है ना उपनिवेश मुक्त करने के लिए, फ्रांस से मुक्ति दिलाने के लिए ना एक बहुत बड़ा लंबा संघर्ष जो है ना किया है। किससे? फ्रांस से किया है, वियतनाम। होची मिन्ह का वियतनाम में योगदान, स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करना, मतलब स्वतंत्रता संग्राम को जारी रखना पहला नेतृत्व है। होची मिन्ह ने वियतनाम की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष का नेतृत्व किया। इन्होंने फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के खिलाफ लड़ाई शामिल थी। इसके बाद वियतनाम चिन्ह का गठन, इन्होंने 1941 में वियत मिन्ह नामक एक संगठन की स्थापना करती है और जिसका उद्देश्य वियतनाम को स्वतंत्रता दिलाना था। मतलब वियतनाम को स्वतंत्रता दिलाने के लिए कई बड़े बड़े राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय पार्टी का गठन होता है। उसमें से पार्टी का नाम है
वियतमिह कथी नाम है, वियतमिह पार्टी का गठन 1941 में होता है और इस पार्टी का एकमात्र उद्देश्य रहता है कि जो वियतनाम को आजादी दिलाना। आगे है 1945 में वियतनाम की स्वतंत्रता की घोषणा, और 1945 में वियतनाम को आजादी दिलाने के लिए, स्वतंत्र करने के लिए घोषणा भी जारी कर देता। 2 सितंबर 1945 को हो ची मिन्ह ने हनोई में वियतनाम के लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की घोषणा की, जिसने वियतनाम को स्वतंत्रता मिली। तो क्वेश्चन पूछेगा वियतनाम को स्वतंत्रता कब मिली, तो कहिएगा 2 सितंबर 1945 को वियतनाम की राजधानी हनोई में, वियतनाम की राजधानी हनोई में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की। मतलब लोगों को जो है अधिकार देने के लिए एक सरकार का गठन करता है, और ऐसे सरकार को हम लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं। और यह लोकतांत्रिक सरकार वियतनाम में कब लागू होता है, तो कहिएगा 2 सितंबर 1945 में होता। आगे उत्तरी वियतनाम के राष्ट्रपति क्या करता है, अब 1945 से 1969 तक उत्तरी वियतनाम के राष्ट्रपति रहे, कौन रहे, हो ची मिन्ह। कौन रहे, हो ची मिन्ह। जो हो ची मिन्ह जो है ना, उत्तरी वियतनाम के राष्ट्रपति भी रहे 1945 से लेकर 1969 तक। वियतनाम युद्ध में भूमिका, इन्होंने वियतनाम युद्ध के दौरान वियतनाम के लोगों का मार्गदर्शन किया और देश को एकजुट करने में सक्षम भूमिका निभाई है। एकता और राष्ट्रवाद की अगर बात करते हैं, अब एकता और राष्ट्रवाद, हो ची मिन्ह ने राष्ट्रवाद की एकता और राष्ट्र मतलब वियतनाम की एकता और राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। इन्होंने, जिसने देश को एकजुट होकर विदेशी ताकतों का सामना करने में मदद मिली थी। इन्होंने एकता और राष्ट्रवाद की भूमिका निभाई है, लोगों में जो है ना जागरूक किया। आधुनिक वियतनाम के अगर जनक देखा जाए तो इन्होंने आधुनिक वियतनाम के जनक के रूप में जाना जाता है, किसे, हो ची मिन्ह को। किसे, हो ची मिन्ह को आधुनिक वियतनाम के जनक भी कहा जाता है। इन्होंने देश के एक स्वतंत्र राष्ट्र और संप्रभु राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। किसने, हो ची मिन्ह। तो इस सब हो ची मिन्ह का जो है ना, इस सब हो ची मिन्ह, देखिए हो ची मिन्ह यही है, इस सब का योगदान है। इसके बाद अगर देखा जाए, हो ची मिन्ह ने 1914 में वियतनामी राष्ट्रवादी आंदोलन शुरू किया था। मतलब वियतनाम में राष्ट्रवाद को फैलाने के लिए 1914 में वियतनामी राष्ट्रवादी आंदोलन शुरू किया था। यह अनामी दल से, कौन दल से, यह अनामी दल से जुड़ा हुआ था, जो आतंकवादी वाली दल था, आतंकवादी वाली पार्टी था। इसका अगर वास्तविक नाम देखा जाए तो इसका वास्तविक नाम है न्यूगन आई कोक। कथी नाम है, न्यूगन आई कोक ने, कोक जो है ना, इसका वास्तविक नाम था, जो एक प्रकार के छात्र था। पेरिस में हो ची मिन्ह जो है ना, फ्रांसीसी कम्युनिस्ट पार्टी का भी गठन किया था, और बाद में जो है ना यह चला जाता है कहाँ, यह रूस में चला जाता है, और रूस में साम्यवादी शासन से क्या होता है, प्रभावित होने लगता है। शिक्षा प्राप्त करने के लिए यह मास्को चला जाता है। रूस की राजधानी कहाँ जाता है, मास्को जाता है, और वहां से साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित होकर 1941 में उत्तरी वियतनाम में आता है और उत्तरी वियतनाम को स्वतंत्रता दिलाने का प्रयास करता है। आगे अगर देखा जाए, आप देखेंगे वियतनाम के बाओदाई कौन था। जब वियतनाम को स्वतंत्रता मिल जाता है तो उस समय वियतनाम का राजा कौन आता है, तो बाओदाई। कौन है, बाओदाई के बारे में पढ़ेंगे। बाओदाई वियतनाम के अंतिम सम्राट थे। क्वेश्चन पूछेगा बाओदाई कौन था, तो कहिएगा यह वियतनाम के अंतिम सम्राट है। वियतनाम के कौन है, अंतिम सम्राट है। इन्होंने 1926 से 1945 तक अन्नाम के राज सम्राट के रूप में, मतलब वियतनाम के के बड़ा राज जो था, बड़ा राज कौन था, अन्नाम था, और यह अन्नाम के ही राजा था। किसका, यह अन्नाम का ही राजा था। अन्नाम के सम्राट के रूप में 1949 में से 1955 तक वियतनाम के राज के रूप में प्रमुख में शासन किया। यहाँ कुछ प्रमुख की बातें इसके बारे में भी पढ़ेंगे। उत्तराधिकारी बाओदाई 1926 में अन्नाम के सम्राट बने। मतलब क्वेश्चन पूछेगा बाओदाई वियतनाम के सम्राट कब बने, तो कहिएगा 1926 में बना। इसके बाद यह केवल 12 वर्ष तक रहे, 12 वर्ष तक ही राजा रहे वियतनाम के। फ्रांसीसी सहयोग, इन्होंने फ्रांसीसी उपनिवेश प्रशासन के साथ सहयोग किया। मतलब यह बाओदाई जो था वो फ्रांस के समर्थन करने वाले थे। किसको समर्थन करने वाले थे, फ्रांस को समर्थन करता था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान ने वियतनाम पर कब्जा कर लिया। जापान किस पे, अब बोलवे किए थे कि जापान की एंट्री होगा। जापान ने वियतनाम पे क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। कब कब्जा कर लिया, 1945 में। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध में क्या होता है कि जो है ना फ्रांस जो है ना जर्मनी से हार जाता है। फ्रांस जर्मनी से हार जाता है। यहाँ फ्रांस कमजोर हो जाता है।
इंडो चाइना एरिया पे किसका अधीन है? फ्रांस का अधीन। जब द्वितीय विश्व शुरू होता है तो फ्रांस हारता है, इसका फायदा कौन उठाता है? सीधे जापान उठाता है। और जापान क्या करता है? सीधे आक्रमण कर देता है उत्तरी वियतनाम पे। 1945 में बाओदाई को पद छोड़ने के लिए मजबूर कर देता है और 1945 में बाओदाई देश छोड़कर भाग जाता है। इसके बारे में देखा जाए, वियतनाम का 1949 में इन्होंने फ्रांसीसी द्वारा स्थापित वियतनाम राज्य के प्रमुख रूप से फिर से नियुक्त किया। शासन का अंत अगर देखा जाए 1955 में प्रधानमंत्री नागोदीन देम ने उन्हें अपने पद से हटा दिया और वियतनाम गणराज्य की स्थापना किया। तो इतना चीज है बाओदाई के बारे में। यही बाओदाई है जो अन्नाम के राजा था। कितने वर्ष तक रहा था? 12 वर्षों तक रहा है अन्नाम के राजा। तो क्वेश्चन पूछ लेता है बाओदाई कौन था, तो कहिएगा बाओदाई यह अन्नाम के शासक था। यह अन्नाम पे 12 वर्ष तक शासन किया था। यह अमेरिका के समर्थन में रहकर काम करता था। लेकिन क्या होता, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद फ्रांस जर्मनी से हार जाता है, तो इस बाओदाई वाले अन्नाम वाले क्षेत्रों पे जो है ना जापान आक्रमण करता है और जापानी क्षेत्र को जीत लेता है। और फिर जीतने के बाद जो है ना यहाँ जापानी जो है ना शासन का अधीन हो जाता है और इसको 1945 के बाद इसको देश छोड़ के भागना पड़ता है। आगे अगर देखा जाए तो आगे इतना ही तक है। तो उम्मीद है कि आज का क्लास जो है ना अच्छा लगा होगा और अगले क्लास में पढ़ेंगे किस प्रकार जो है ना वियतनाम के क्षेत्रों में जो है ना जापान आएगा और जापान और फ्रांस मिलकर दोनों और अमेरिका किस प्रकार, जापान फ्रांस और अमेरिका तीनों देश मिलकर किस प्रकार फ्रांस में बड़े संघर्ष हो, किस प्रकार वियतनाम में बड़ा संघर्ष होगा, किस प्रकार वियतनाम इंडो चाइना एरिया का जो है ना शोषण करेगा। तो इसका जो है ना इसके बारे में हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो उम्मीद है कि आज के क्लास में आपको समझ में आया होगा। तो मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।